वेलकम बैक। विद्युत रसायन के अंदर हम लास्ट टॉपिक विद्युत रसायन फर्स्ट जो हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, उसका लास्ट टॉपिक है डीबाई-हक्कल सिद्धांत तथा डीबाई-हक्कल-ऑन-सागर समीकरण क्या है, क्या प्रकृति है, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है डीबाई-हक्कल सिद्धांत तथा डीबाई-हक्कल-ऑन-सागर समीकरण। इस DHO का पूरा नाम है डीबाई-हक्कल-ऑन-सागर समीकरण। इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटय के लिए तो एक प्रक्रिया मैं आपको फिर बता देता हूं कि हमारे पास में एक तो DHO समीकरण या डीबाई-हक्कल सिद्धांत है, दूसरा हमारे पास में जो समीकरण हम प्रयुक्त करते हैं वो है कोलराउस नियम के द्वारा दिया गया, जिसमें हम चालकता का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर चालकता में अनंत तनु विलयन की चालकता का निर्धारण करने के लिए हम DHO समीकरण और कोलराउस समीकरण का उपयोग करते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि डीबाई-हक्कल-ऑन-सागर समीकरण या DHO समीकरण है, यह केवल प्रबल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर तुल्यांक या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो DHO समीकरण केवल किसके लिए काम आएगा? DHO समीकरण जो दिया गया है यह केवल प्रबल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता का निर्धारण करने के लिए काम आता है, जबकि इसकी जगह हम जो दूसरा समीकरण संबंध काम में लेते हैं वो है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम वास्तव में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कोलराउस नियम की सहायता से हम प्रबल के साथ साथ अगर दुर्बल विद्युत अपघटय भी दिया गया है तो दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण या अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता दोनों का निर्धारण करना हो तो कोलराउस नियम की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन यदि DHO समीकरण की बात की जाए तो यह केवल प्रबल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ही प्रदर्शित करता है, और इस समीकरण की सहायता से यदि दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो वो संभव नहीं है। तो आप इसमें दोनों में अंतर ध्यान रखें। DHO समीकरण केवल प्रबल विद्युत अपघटय के लिए और कोलराउस समीकरण या कोलराउस संबंध है या कोलराउस नियम है, यह दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघटयों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती। उसके अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि DHO समीकरण के लिए जो डीबाई-हक्कल सिद्धांत है यह प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए दिया गया है, क्योंकि ये उन्हीं पर लागू होता है। तो प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए यदि डीबाई-हक्कल सिद्धांत की बात की जाए तो डीबाई-हक्कल निम्न अभिग्रहिताओं कुछ पोस्टुलेट्स पर आधारित है। उसमें से जो अभिग्रहिताएं हैं उनको हम एक एक लेकर यहाँ प्रदर्शित करते हैं। पहली यहाँ पर आपको नंबर 1 पर दे रखा है, प्रबल विद्युत अपघटय विलयन पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। इसका मतलब है कि प्रबल विद्युत अपघटय को यदि विलयन में या विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाए तो प्रबल विद्युत अपघटय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, अर्थात 100% आयनीकृत होते हैं। ये इसकी पहली अभिग्रहिता को प्रदर्शित करता है। सेकंड में प्रदर्शित किया गया है कि यदि प्रबल विद्युत अपघटय हेतु केवल आयनिक चालकताओं का अनुपात प्रदर्शित होता है, आयनन की मात्रा को हम प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ पर यदि मैं प्रबल विद्युत अपघटय हेतु केवल आयनिक चालकताओं के अनुपात को प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर हम समीकरण प्रदर्शित कर रहे हैं, एल्फा बराबर होता है लैम्डा, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सांद्रता C पर, और अपॉन होता है अनंत तनु विलयन की मोलर सांद्रता। ये जो अनुपात है ये सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए तो यह समीकरण किसको दर्शाता है? आयनन की मात्रा को दर्शाता है। जबकि यदि प्रबल विद्युत अपघटय है तो उसके लिए जो ये संबंध दिया गया है ये केवल आयनिक चालकताओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है, न कि आयनन की मात्रा को। तो ये दिया गया संबंध
यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघटय के लिए केवल आयनिक चालकताओं का अनुपात है जो सांद्रता C पर और अनंत तनु पर सांद्रता के चालकता है उनके अनुपात को दर्शाता है, लेकिन यह आयनन की मात्रा को नहीं दर्शाता। तो ये प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए आयनन की मात्रा का या आयनन की मात्रा ज्ञात करने का संबंध नहीं है, केवल आयनन या आयनिक चालकताओं का अनुपात है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए ये आयनन की मात्रा को दर्शाता है। तो सेकंड पोस्टुलेट हो जाएगी, ये जो संबंध है केवल आयनिक चालकताओं का अनुपात है, आयनन की मात्रा नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है प्रबल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल घटने के कारण और गतिशीलता में वृद्धि के कारण चालकता बढ़ती है, न कि आयनन की मात्रा से। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पहले ही कहा गया है कि प्रबल विद्युत अपघटय पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। जब पहले से पूर्ण आयनीकृत हो गए हैं तो तनुता बढ़ाने पर अब आयनन की मात्रा परिवर्तित नहीं होगी, केवल क्या परिवर्तित होगा, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ने से, तनुता बढ़ाने पर या विलायक की मात्रा बढ़ाने पर आयनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वह घटकर कम हो जाता है तथा गतिशीलता बढ़ने के कारण, आयन की गतिशीलता बढ़ने के कारण और आयनों के मध्य अंतःक्रिया घटने के कारण अब विलायक के अंदर यदि या विलयन के अंदर यदि विलायक मिलाया जाता है या तनुता बढ़ाई जाती है तो आयनिक चालकता के अंदर वृद्धि होती है। तो हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटन की तनुता या अपघटय कह दीजिए, यहाँ पे अपघटय की तनुता बढ़ाने पर दो काम होंगे, आयनों के मध्य आकर्षण बल घटता है नंबर 1, दूसरा आयनिक गतिशीलता बढ़ती है। इन दोनों के कारण विलयन की चालकता में वृद्धि होती है या विलयन की चालकता बढ़ती है, न कि किसकी वजह से, आयनन की मात्रा से, क्योंकि आयनन की मात्रा वास्तव में परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय हम पूर्ण आयनीकृत मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे दिया गया है प्रबल विद्युत अपघटय विलायक में, ध्रुवीय विलायकों में पूर्ण आयनीकृत होते हैं। नंबर 2 एल्फा इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट M जो दिया गया है ये केवल चालकताओं का अनुपात है, आयनन की मात्राओं को प्रदर्शित नहीं करता। किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए ये आयनन की मात्रा को नहीं दर्शाता। नंबर 3 तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता प्रबल विद्युत अपघटयों की क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही हम तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों के मध्य दूरी बढ़ने के कारण इनके मध्य आकर्षण घटता है। नंबर 2 इनके मध्य दूरी बढ़ने के कारण आयनिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, इसलिए चालकता बढ़ती है, न कि आयनन की मात्रा में वृद्धि के कारण। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो चौथे नंबर पे प्रबल विद्युत अपघटन या अपघटय की बात करें या प्रबल विद्युत अपघटन की बात करें तो यह कूलाम के नियम का पालन करते हैं। कूलाम्स लॉ है, उस कूलाम्स के लॉ का पालन करते हैं कौन, प्रबल विद्युत अपघटय। तो प्रबल विद्युत अपघटय जिसमें आयन दूर दूर हो गए हैं ये कूलाम के नियम का पालन करते हैं। और कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो आयन एक दूसरे के साथ r दूरी पर स्थित है, इनके नाभिकों के मध्य की दूरी r, जिसको बंध लंबाई कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बंध लंबाई नहीं है, विलयन के अंदर एक धनायन और ऋणायन जो दूर दूर हैं उन दोनों के मध्य की दूरी को r से प्रदर्शित किया गया, जिसमें धनायन पर आवेश q1 ऋणायन पर आवेश को प्रदर्शित किया गया q2 से। तो दो विपरीत आयनों पर उपस्थित आवेशों का गुणनफल q1 इंटू q2 इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये r है, अर्थात त्रिज्या को प्रदर्शित किया गया, त्रिज्या या r त्रिज्या मतलब दूरी है, तो डिस्टेंस को r से प्रदर्शित किया, उसके स्क्वायर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो m या f दिया हुआ है कूलामिक आकर्षण बल है, ये कूलामिक आकर्षण बल दो विपरीत आवेशित आयनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी को हम कूलाम नियम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण बल जो F से प्रदर्शित किया गया है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी क्या है r, तो दूरी का वर्ग स्क्वायर हो गया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा आवेशों के गुणनफल q1 और q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम्स लॉ कहते हैं।
तो प्रबल विद्युत अपघटयों के आयन कूलाम के नियम का पालन करते हैं, जो कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर के समानुपाती प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलीय विलयन में एक आयन विपरीत आयनों से घिरकर, ये नंबर 5 पर है, ये अगली अभिग्रहिता के रूप में प्रदर्शित किया गया पोस्टुलेट है डीबाई-हकल सिद्धांत की। तो उसके अनुसार जलीय विलयन में यदि एक आयन विपरीत आयनों से घिरकर सममित संरचना का निर्माण करता है, तो विलयन जो दिया गया है प्रबल विद्युत अपघटय के आयनों का के रूप में जो विलयन दिया गया है, उसमें एक आयन चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, तो एक आयन अपने चारों ओर विपरीत आयनों से सममित रूप से घिरा रहता है। जैसे यहाँ पर धनायन दिया गया है, तो एक समान दूरी पर ऋणायन इसको अपने चारों ओर त्रिविमीय रूप से घेर कर रखते हैं और एक सममित आयनिक परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। तो जलीय विलयन में एक आयन विपरीत आयनों से घिरकर सममित संरचना का निर्माण करते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाने पर यदि ये सममित संरचना किसमें उपस्थित है, किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन में, या कह सकते हैं जलीय विलयन के अंदर ये सममित संरचना या सममित आयनिक परिमंडल स्थित है। लेकिन यदि इस विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा करके यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड उधर कैथोड दिया गया, इन दोनों की उपस्थिति में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो जो सममित परिमंडल है इनमें आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर स्थानांतरित होंगे। जैसे मैं इसमें प्रदर्शित करूं, ऋणायन धन इलेक्ट्रोड एनोड की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, ये सारे जो भी ऋण आयन दिए हुए हैं ये सारे इधर दिशा में आएंगे, जबकि जो धनायन दिए गए हैं ये धनायन कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो सममित आयनिक परिमंडल था, विद्युत अपघटन या विद्युत धारा विलयन में प्रवाहित करने पर असममित हो जाता है, विकृत हो जाता है, और ये विकृत असममित परिमंडल को प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से विलयन के अंदर तो सममित परिमंडल बनता है विपरीत आयनों के एक दूसरे से घेर करके, लेकिन जैसे ही विद्युत अपघटन किया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये सममित परिमंडल विकृत हो जाता है, असममित परिमंडल में या असममित या एसिमेट्रिक एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं काम करेगी। कैसे? यह आयन जब विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर स्थानांतरित होते हैं तो इन विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण प्रभाव उत्पन्न होता है, उसकी वजह से इनकी गतिशीलता में कमी होगी या बाधा उत्पन्न होगी। नंबर 2, ये आयन जब इलेक्ट्रोडों की ओर स्थानांतरित होते हैं तो इनके अंदर जो विलायक अणु हैं, इन अणुओं के और आयनों के मध्य भी अंतःक्रिया होगी, उसके कारण भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये दोनों हम आगे बात करेंगे। तो आप वापस ध्यान रखना, सममित परिमंडल युक्त विद्युत अपघटय के विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सममित परिमंडल क्या हो जाता है? विकृत होता है और असममित परिमंडल में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर स्थानांतरित होते हैं। इन स्थानांतरण की प्रक्रिया में दो प्रकार की अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है। विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण, जिसकी वजह से इन आयनों के इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन या गतिशीलता के अंदर क्या होगी? बाधा उत्पन्न होती है। और नंबर 2 सेकंड नंबर पे आता है, उसमें आयन जब इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो चूंकि आयन अपने चारों ओर विलायक अणुओं से घिरे हुए हैं, विलायक योजित हैं, जल विलायक के रूप में है, तो इसे हम जल योजित आयन कहते हैं। तो जल योजित आयन जब इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे तो आयन जिस दिशा में जाएगा, विलायक अणु उसको विपरीत दिशा के अंदर खींच करके इसकी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों प्रभावों की वजह से इनके विलयनों के विद्युत अपघटन या गतिशीलता में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएचओ समीकरण, और ये डीएचओ समीकरण विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर स्थानांतरित होते समय क्या बाधाएं उत्पन्न होती है, क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर सममित आयनिक परिमंडल कहाँ जा रहा है? विपरीत आयनों या सममित आयनिक परिमंडल आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, और इसके कारण निम्न दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला प्रभाव जिसको हम कहते हैं शिथिलन या असममित इफेक्ट या एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा जाता है,
और सेकंड है विद्युत कण संचलन प्रभाव, तो इसको तो हम कहेंगे एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट या असममित प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, या रिटार्डेशन इफेक्ट या शिथिलन प्रभाव भी कहते हैं। सेकंड है विद्युत कण संचलन प्रभाव या इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिटार्डेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये दो प्रभाव, जिसमें पहला जो शिथिलन प्रभाव है ये आयनों के कारण उत्पन्न होता है और जो विपरीत आयन विलयन में है उनके कारण। तो विपरीत आयनों के कारण अंतःक्रिया के कारण शिथिलन प्रभाव, और आयन व विलायक अणुओं के मध्य, विलायक अणु जो दिए गए हैं उनके मध्य जो अंतःक्रिया के कारण प्रभाव उत्पन्न होता है उसको विद्युत कण संचलन प्रभाव कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शिथिलन या असममित प्रभाव का मतलब है जब आयन विद्युत या विद्युत धारा की अनुपस्थिति में है तो एक सममित परिमंडल के रूप में है, जिसमें एक आयन विपरीत आयनों से घिर करके एक निश्चित सममित परिमंडल बनाता है। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाएंगे। चूंकि एक आयन विपरीत आयनों से घिरा हुआ है तो जैसे ही आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो दोनों आयनों के मध्य उस आकर्षण के कारण आयनों के इलेक्ट्रोड की ओर गमन जो हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। उसी को शीतलन या असम्मिति प्रभाव कहते हैं, क्योंकि जो सिमेट्रिक परिमंडल है या सम्मित परिमंडल है वो प्रभावित होता है, इसलिए इसको हम असम्मित प्रभाव के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन सेकंड आता है विद्युत कण संचलन प्रभाव। ये वास्तव में एक आयन, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, इलेक्ट्रोड या विभव आरोपित करने पर विपरीत आयनों की ओर जब ये स्थानांतरित होता है तो उस समय आयन और विलायक अणुओं के मध्य जो घर्षण बल हो रहा है उस घर्षण बल के कारण इनकी प्रवाह गतिशीलता या अभिगमन में जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को हम विद्युत कण संचलन प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो आयनों के मध्य अंतःक्रिया के कारण जो आयनों की गतिशीलता बाधा होती है उसको शिथिलन या असम्मित प्रभाव कहते हैं, और जो आयन और विलायक अणुओं के मध्य अंतःक्रिया के कारण बाधा उत्पन्न होती है उसको हम विद्युत कण संचलन प्रभाव कहते हैं। और इन दोनों प्रभावों को हम अलग अलग समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मैं पहला लेके चल रहा हूं जिसका नाम है शिथिलन या असम्मित प्रभाव। वापस ध्यान देना, ये आयन आयन अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है, आयन आयन अंतःक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और आयन आयन अंतःक्रिया के रूप में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए ऑनसागर ने इस शिथिलन बल के इस समीकरण का उपयोग किया जो आयनों के मध्य अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से आयन इलेक्ट्रोडों की ओर जाने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसको हम इस सूत्र से दर्शाते हैं। शिथिलन बल के अंदर यहाँ पर सूत्र है एप्सिलॉन क्यूब जेड आई या जेड ए लिखा गया है। ये जे का मतलब है जेथ इलेक्ट्रॉन या जेवा इलेक्ट्रॉन, जे जेड आई के अपॉन 6d कैपिटल, के नीचे b लिखा है इंटू टी, फिर लिखा है w या ओमेगा लिखते हैं इसकी जगह, इंटू लिखा हुआ है v। ये है समीकरण नंबर 1 और इसको ऑनसागर ने प्रदर्शित किया था और यह शिथिलन बल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो शिथिलन बल इस सूत्र से दर्शाएंगे जिसमें दिए गए इस तरह के यहाँ पर मैंने दर्शा रखे हैं। इस शिथिलन बल में पहला है एप्सिलॉन जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इसको हम कहते हैं इकाई आवेश को प्रदर्शित करता है। इसमें मान आपको ESU में दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU के रूप में या 1 के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। सेकंड जो जे या ZI लिखा गया है ये आयन की संयोजकता या उसके ऊपर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है, तो Z यहाँ आवेश दर्शाएगा। ऐसे कैपिटल K जो ऊपर लिखा हुआ है ये डिबाई लंबाई को प्रदर्शित करता है, और डिबाई लंबाई वास्तव में है क्या, आयनिक परिमंडल के व्यास का व्युत्क्रम। जो आयनिक परिमंडल था, जो एक आयन के चारों ओर जो परिमंडल बन रहा था, उस परिमंडल का जो व्यास है उस व्यास के व्युत्क्रम के रूप में हम डिबाई लंबाई K से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दिया गया D यहाँ पर उस माध्यम या विलायक का परावैद्युतांक है, विलायक का परावैद्युतांक कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है।
और उसके बाद में लिखा गया T टेम्परेचर कैपिटल T के रूप में लिखा है, और Kb जो दिया गया है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ट है यहाँ पर, तो बोल्ट्जमैन नियतांक या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में Kb प्रदर्शित किया गया है, और ये वास्तव में किसके बराबर होता है, गैस नियतांक और आवोगाद्रो संख्या के अनुपात के बराबर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा दिया गया V वास्तव में प्रयुक्त विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। कैपिटल V जो दिया गया है ये विभव प्रवणता है, इसकी परिभाषा हम पहले ले चुके हैं, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में, विभव प्रवणता के रूप में हम V को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो संबंध है यह ऑन-सागर के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, ऑन-सागर के द्वारा शिथिलन बल को ज्ञात करने के लिए ये संबंध प्रदर्शित किया गया। अब इस संबंध के अंदर जो W दे रखा है, इस W का मान यहाँ पर हमने सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया है, W या ओमेगा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये Z प्लस Z माइनस धनायन और ऋणायन जो दिए गए हैं उनके आवेश को Z प्लस माइनस के रूप में प्रदर्शित किया गया है, या उनकी संयोजकता को। वैसे आवेश शब्द सही है, लेकिन यहाँ पर आवेश में धन और ऋण चिन्ह नहीं लेने, केवल संख्या प्रयुक्त की जाती है Z प्लस और Z माइनस की जगह, इंटू 2Q अपॉन 1 प्लस Q रेज टू पावर 1/2, जिसमें Q जो दिया गया है ये आवेश को दर्शाता है, किसी एक आयन पर आवेश। इसी तरीके से Q को ज्ञात करने के लिए हम इस संबंध का उपयोग करते हैं, जिनमें लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस जो दिया गया है ये विलयन के अंदर आयनिक चालकता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया में संबंध एक, इसके साथ ये सेकेंड और ये थर्ड पार्ट है, इन तीनों को मिला करके शिथिलन बल के लिए ये सूत्र प्रदर्शित किया गया है जो ऑन-सागर के द्वारा दिया गया है। इस ऑन-सागर के शिथिलन बल के बाद में हम सेकेंड ले रहे हैं विद्युत कण संचलन प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कौन सी अंतःक्रिया के कारण आता है, आयन और विलायक अणु, आयन और विलायक अणु की अंतःक्रिया के कारण ये सेकंड प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें विद्युत विभव की उपस्थिति में जब आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर स्थानांतरित होता है उस समय आयन अपने चारों ओर विलायक अणुओं से घिरा होने के कारण आयन की गतिशीलता के अंदर जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को हम यहाँ पर विद्युत कण संचलन प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए डीबाई-हकल के द्वारा ये संबंध प्रदर्शित किया गया है। पहले ऑन-सागर के द्वारा सूत्र दिया गया था जो कि शीतलन बल को दर्शाता है। अब डीबाई-हकल के द्वारा इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स जो है उसको ज्ञात करने के लिए हम यह सूत्र प्रदर्शित करते हैं, विद्युत कण संचलन बल। और उसके लिए यहाँ पर वापस ये एप्सिलॉन या ई जो दिया गया है ये वास्तव में आवेश को प्रदर्शित करता है, इकाई आवेश है। इसके अलावा जेड आई ith आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाता है। के और के जे और वी और नीटा, इनमें केवल नीटा मान अलग है, बाकी सब प्रक्रियाएं सेम है। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं ईटा जो दे रखा है इसको ETA के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ईटा कहा जाता है, और ये माध्यम की श्यानता या विस्कासिता को प्रदर्शित करता है। पहले वाले में वहाँ पर हमने क्या लिया था, माध्यम के पराविद्युतांक को लिया था, क्या लिया था, पराविद्युतांक को लिया था, जबकि यहाँ पर हम विस्कासिता को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ विलायक और इनकी मध्य अंतःक्रिया की बात हो रही है। और इसके अलावा के जे जो दिया गया है ये जेवें आयन, जेथ आयन है कि उसकी गति का विरोध करने वाले घर्षण प्रतिरोध गुणांक को प्रदर्शित करता है। और घर्षण किसके बीच में होगा, आयन और विलायक अणुओं के मध्य जो घर्षण है उसी को प्रदर्शित करने के लिए इस गुणांक के जे का उपयोग यहाँ पर किया गया। तो पहला संबंध शिथिलन बल के रूप में ऑन-सागर के द्वारा और सेकंड विद्युत कण संचलन बल के रूप में डीबाई-हकल के द्वारा जो संबंध दिए गए हैं, अगर इन दोनों संबंधों को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित किया जाए तो उस समीकरण को हम डीबाई-हकल ऑन-सागर समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों शिथिलन तथा विद्युत कण संचलन प्रभावों के आधार पर DHO ने दोनों ने मिलकर के एक व्यंजक की व्युत्पत्ति की जिसको हम प्रबल विद्युत अपघटयों का DHO समीकरण कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही प्रयुक्त होगा। और ये संबंध है
लेमडा अर्थात चालकता, जिसको मैं मोलर चालकता कह रहा हूं, ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और इन दोनों को जोड़ करके ये संबंध प्रदर्शित किया गया, जिसके अंदर डी पराविद्युतांक को, टी टेम्परेचर को, ईटा विस्का विलयन की विस्कासिता को प्रदर्शित करता है, ये अनंत तनुता पर विलयन की चालकता को, मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है, और ये जो सी दिया गया है ये विलयन की सांद्रता को दर्शाता है। यहाँ पर सांद्रता प्रयुक्त किया गया है, सक्रियता काम में नहीं ले रहे, तो सांद्रता प्रयुक्त किया गया सी से, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, ये है इसका फुल फॉर्म, जिसको डीएचओ समीकरण कहते हैं। यदि पूछा जाता है तो ये समीकरण लिखा जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर प्रदर्शित करें तो लेमडा इक्वल टू लेमडा इन्फिनाइट माइनस, इस पूरे घटक की जगह हमने प्रयुक्त किया है स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर ए, और इस पूरे घटक की जगह प्रयुक्त किया गया है कैपिटल लेटर बी, और उसके बाद में आ गया लेमडा इन्फिनाइट इनटू रूट सी, और यही समीकरण नंबर 3 और 4 को हम डीएचओ समीकरण कहते हैं, जिसका पूरा नाम है डीबाई हकाल ओनसागर समीकरण, जो केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए प्रभावी है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये अप्रभावी रहता है, जो कि सत्यापन में मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। तो इसमें यह समीकरण किसके लिए लागू हो रहा है? 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए ये प्रभावी है, और 1:1 विद्युत अपघट्य का मतलब है जैसे NaCl हमने ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया, KBr ले लिया, या KI ले लिया, तो 1:1 के जो विद्युत अपघट्य है जिसमें एक ही धनायन एक ही ऋणायन, इनके दोनों के ऊपर एक एक इकाई धन और ऋण आवेश हो, तो उसी को हम 1:1 प्रकार के विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य जो दिए गए हैं, इन पर ये डीएचओ समीकरण अप्लाई की जाए तो यह प्रायोगिक रूप से एक स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित करती है, और इन पर ये लागू किया जा सकता है। और अब हम ले रहे हैं डीएचओ समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। डीएचओ समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन, डीएचओ समीकरण यहाँ पर दे रखी है, और इस समीकरण को प्रायोगिक रूप से अगर प्रायोगिक आंकड़ों के रूप में सत्यापित किया जाए तो इस समीकरण को हम क्या मान के चलते हैं, ये हो जाएगा आपके y बराबर लेमडा इन्फिनाइट को मैं कर लेता हूँ c माइनस, ये है आपके a प्लस बी लेमडा इन्फिनाइट, इस पूरे को हम कह देते हैं स्मॉल लेटर m, और रूट सी जो दिया गया है इसको प्रदर्शित करते हैं x से। तो यहाँ पर ये मान जो दिया गया ये m को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर मैंने इसको बड़े कोष्ठक के रूप में लिखा गया है, और x है ये x अक्ष पर सांद्रता के वर्गमूल को लिया जाए, y अक्ष पर विलयन जो दिया गया उसके विद्युत या विलयन की चालकता मोलर चालकता के रूप में लिखी जाए, तो अंतःखंड के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है c इन्फिनाइट, और स्लोप के रूप में m का अर्थात a प्लस बी इंटू लेमडा इन्फिनाइट के रूप में प्राप्त होगा। और इसी का यदि मैं ग्राफ आलेखित करता हूँ तो इस तरह के ग्राफ बनता है, और इसमें हम यहाँ पर विलयन की सांद्रता को वर्गमूल c के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मोलर सांद्रता के रूप में दर्शाई गई है। y एक्सिस पर हम यूज कर रहे हैं लेमडा मोलर चालकता को, जो कि किसी भी सांद्रता c के रूप में दी गई है, और यहाँ पर यदि आप देखें तो इस तरह के ग्राफ आते हैं जिसमें इसका जो स्लोप आ रहा है वो कैसा है, नेगेटिव है, अर्थात जैसे जैसे सांद्रता को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मोलर चालकता का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये वर्गमूल c के रूप में प्रदर्शित की गई। और ऐसी स्थिति में अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाए तो ये जिस जगह पर कटती है वहाँ से लेकर के और जीरो के मध्य की जो डिस्टेंस है, इसी को अंतःखंड या लेमडा इन्फिनाइट मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता की मोलर चालकता आने वाली स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी समीकरण को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए प्रयुक्त करें, यहाँ पर मैं वर्गमूल c ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लेमडा m सांद्रता c पर ले रहा हूँ, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ये वक्र इस तरह का आता है। जैसे मैं बात करता हूँ एसिटिक अम्ल के लिए, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है ये y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ऐसी स्थिति में हम लेमडा m इन्फिनाइट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य
या वीक इलेक्ट्रोलाइट पर यह समीकरण लागू नहीं होती। इसीलिए हम दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोलराउस नियम का। लेकिन फिर ध्यान रखना है, कोलराउस नियम की सहायता से प्रबल विद्युत अपघटय तथा दुर्बल विद्युत अपघटय दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात की जा सकती है। और इसी को हम प्रायोगिक सत्यापन कहते हैं डीएचओ समीकरण का। और ये जो समीकरण है ये डीएचओ समीकरण है जो इस रूप में सीधी रेखा समीकरण प्रदर्शित करती है। इसके प्रायोगिक मानों को लेकर के यदि वक्र आलेखित किया जाए तो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस आती हैं। ये मैंने KCl के लिए लिखा है। ऐसे यदि मैं HCl के लिखूंगा तो इसमें स्लोप बहुत कम आता है। NaCl के लिए लिखें स्लोप और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघटयों के लिए यह समीकरण प्रभावी रूप से सीधी रेखा प्रदर्शित करती है। और इसको मैंने लिमिटिंग क्यों कर रखा है? क्योंकि उच्च सांद्रता पर यह समीकरण या स्ट्रेट लाइनें विचलित हो जाती है, इसलिए इसको लिमिटिंग उसी दूरी तक नाप कर लिखा गया है जहाँ तक ये सीधी रेखा प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से DHO समीकरण तथा डीबाई हकल सिद्धांत को हम प्रबल विद्युत अपघटयों की प्रकृति समझने के लिए काम में लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है और ये है एक अतिरिक्त प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि माध्य सक्रियता गुणांक और आयनिक सामर्थ्य के मध्य अर्थात म्यू और लैम्डा प्लस माइनस के मध्य क्या संबंध है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक संबंध लिखा गया है और उसका एक न्यूमेरिकल भी दिया है। तो संबंध होता है लॉग आधार 10 गामा प्लस माइनस अर्थात माध्य सक्रियता गुणांक है और इसका मान आता है 0.509 Z प्लस Z माइनस और रूट म्यू। यहाँ पर जो म्यू दिया गया है ये आयनिक सामर्थ्य दर्शा रहा है। Z प्लस और Z माइनस जो दिया गया है यह आयनों के आवेश को प्रदर्शित करता है बिना चिन्ह के। तो केवल आवेश संख्या को दर्शाएगा। धनायन की आवेश संख्या Z प्लस से, ऋणायन की आवेश संख्या Z माइनस से लिखी गई। और अगर यहाँ पर प्रश्न के रूप में आपको कहा जाए कि 0.01 मोलल KCl विलयन की माध्य सक्रियता गुणांक को ज्ञात करिए। माध्य सक्रियता गुणांक को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ज्ञात करने के लिए समीकरण आपको दे रखा है और इसमें हम मान रखें तो Z प्लस की जगह, मैं आंकड़े यहाँ रख रहा हूँ, Z प्लस की जगह दे रखा है 1, क्योंकि हम विद्युत अपघटय ले रहे हैं KCl तो K प्लस पर आवेश एक ही है। Z माइनस की जगह भी लिखेंगे 1 क्योंकि Cl है और Cl पर भी माइनस का आवेश एक ही है। तो धनायन Z प्लस अर्थात धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश इकाई इकाई है। ऐसी स्थिति में म्यू अगर ज्ञात करना हो तो आप वापिस सूत्र पे ध्यान दें। ये होता है 1/2 और m1 Z1 स्क्वायर प्लस m2 Z2 स्क्वायर के बराबर। धनायन और ऋणायन के लिए हम इस सूत्र की सहायता से आयनिक सामर्थ्य को ज्ञात करते हैं। लेकिन यदि एक चीज और बताई थी, यदि धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश इकाई इकाई है तो ऐसी स्थिति में म्यू ही किसके बराबर हो जाता है? सांद्रता या मोललता के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं म्यू की जगह सीधा m लिख देता हूं और m मोललता का मान कितना दिया हुआ है? 0.01। आप चाहें तो इसको सरल करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ये हमने पहले सरल करके दर्शाया गया। तो इसलिए अगर 1:1 आवेश युक्त विद्युत अपघटय लिया गया है तो ऐसी स्थिति में म्यू और m दोनों बराबर होते हैं, तो म्यू की जगह सीधा m रखा जा सकता है। तो मैं log 10 आधार के रूप में गामा प्लस माइनस या माध्य सक्रियता गुणांक ज्ञात करना चाहूं तो मान है 0.509 Z प्लस की जगह 1 Z माइनस की जगह 1 इंटू वर्गमूल म्यू और म्यू का मान है 0.01। सरल किया जाए
तो ये आएगा 0.509 इंटू ये एक है, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और इसको सरल किया जाए तो ये प्राप्त होता है 0.0509। ऐसी स्थिति में अगर मुझे ये ज्ञात करना है तो गामा प्लस माइनस बराबर अर्थात माध्य सक्रियता गुणांक हम ज्ञात करना चाह रहे हैं और इधर आपको लघु गुणक आधार 10 के रूप में दे रखा है तो मैं उधर लेके जाऊंगा तो एंटीलॉग हो जाएगा और आधार जो भी है उधर वाला मान इसके घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो 0 ये हो जाएगा 0.509 और इसको सरल किया जाए तो इसका मान 1.12 आता है और इसी को हम आयनिक सामर्थ्य और माध्य सक्रियता गुणांक में समीकरण के रूप में संबंध तथा हम इस संबंध की सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर माध्य सक्रियता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें म्यू का मान या फिर आयनिक सामर्थ्य का मान ज्ञात है। तो इस तरीके से आयनिक सामर्थ्य का सूत्र बताया जा चुका है, उसके न्यूमेरिकल भी हमने बताए थे। तो उसके आधार पर हम म्यू ज्ञात करके लैम्डा या गामा प्लस माइनस या फिर माध्य सक्रियता गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ही यह चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की पूरी प्रकृति दी जाएगी। थैंक यू सो मच।